हेलो एवरीवन, मॉस्बी एनक्लेक्स सीरीज़ और क्वेश्चन नंबर है आज का 134। लेट्स स्टार्ट। ए ओल्डर एडल्ट क्लाइंट है, ओल्डर एडल्ट डायग्नोज्ड विद वैस्कुलर डिमेंशिया, वैस्कुलर डिमेंशिया से डायग्नोज हुआ है। नर्स कंसीडर्स दैट द क्लाइंट प्रोबेबली इज, अच्छा क्वेश्चन है, द क्लाइंट प्रोबेबली इज नॉट कैपेबल ऑफ यूजिंग एनी डिफेंस मैकेनिज्म, वो समर्थ नहीं होता है किसी भी प्रकार की डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करने में। यूजिंग वन मेथड ऑफ डिफेंस फॉर एवरी सिचुएशन, वो केवल एक ही मेथड यूज़ करता है डिफेंस का हर सिचुएशन के लिए। मेकिंग एग्जाग्रेटेड यूज़ ऑफ ओल्ड फैमिलियर मैकेनिज्म, जो भी फैमिलियर मैकेनिज्म होती हैं उनके लिए पुरानी ओल्ड मैकेनिज्म यूज़ करता है एग्जाग्रेटेड वे में। अटेम्प्टिंग टू डेवलप न्यू डिफेंस मैकेनिज्म, वो नई डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है फॉर करंट सिचुएशन, हर नई करंट सिचुएशन के लिए। 15 सेकेंड, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आंसर ज़रूर बताएं। शुरू करते हैं। कल एक क्वेश्चन आया था जिसमें बताया था वैस्कुलर डिमेंशिया में ब्लड वेसल्स जो है वो ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाती, तो ब्रेन में हाइपोक्सिया देखने को मिलता है और जिसकी वजह से ब्रेन के सेल्स धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, डिस्ट्रक्शन होने लगते हैं और डिमेंशिया क्रिएट हो जाता है, डिमेंशिया क्रिएट हो जाता है। ये कल एक क्वेश्चन ऐसा कुछ ऑप्शन में था। नॉट कैपेबल ऑफ यूजिंग एनी डिफेंस मैकेनिज्म, इसको बाद में देख लेंगे। ब्रेन सेल डिस्ट्रक्शन की वजह से, ब्रेन सेल डिस्ट्रक्शन की वजह से वो नई मैकेनिज्म तो बना ही नहीं सकता, नई मैकेनिज्म तो बना ही नहीं सकता, तो इसको हटा देते हैं। केवल एक ही मेथड यूज़ करता है हर सिचुएशन के लिए, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति एक ही डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करता रहे ज़िंदगी भर हर सिचुएशन के लिए, ऐसा तो नहीं है। हाँ, लेकिन डिमेंशिया होने की वजह से, ब्रेन सेल डिस्ट्रक्शन होने की वजह से नई मैकेनिज्म तो नहीं बना पा रहा, पर जो पहले से जीवन में या जो ब्रेन में जो स्टोर्ड है डिफेंस मैकेनिज्म, यानी पुरानी जो डिफेंस मैकेनिज्म है जिनसे उसका दिमाग फैमिलियर है, वो उन्हीं डिफेंस मैकेनिज्म को यूज़ करेगा। लेकिन ध्यान दें, उसको थोड़ा एग्जाग्रेटेड वे में यूज़ करेगा, मतलब थोड़ा उग्र अग्रेसिव वे में यूज़ करेगा। होगी डिफेंस मैकेनिज्म पुरानी वाली, पर उसे अग्रेसिव वे में यूज़ करेगा। तो जब अग्रेसिव वे में पुरानी वाली यूज़ करेगा तो नॉट कैपेबल कैसे हो सकता है, वो उसी को यूज़ कर रहा है, पुरानी को ही। तो राइट आंसर जो है वो इसका क्या है, थर्ड। राइट आंसर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड अ नर्स इंक्लूड इन द प्लान ऑफ केयर फॉर अ क्लाइंट विद वैस्कुलर डिमेंशिया। वैस्कुलर डिमेंशिया की क्लाइंट की केयर में क्या नर्सिंग इंटरवेंशन इंक्लूड किया जा सकता है। एक री एजुकेशन प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करें, सपोर्टिव केयर्स के बारे में डिटेल्स इकट्ठी करें, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लेजियर टाइम, न्यू लेजियर टाइम का मतलब फ्री टाइम, फुर्सत का समय या कोई नई फ्री एक्टिविटी, उसको स्टार्ट करें, इंट्रोडक्शन करें। प्लान फॉर इन्वॉल्वमेंट इन ग्रुप थेरेपी सेशन, या ग्रुप थेरेपी सेशन के लिए उसे तैयार करें और प्लान करें ग्रुप थेरेपी के लिए। 15 सेकेंड, लेट्स स्टार्ट। शुरू करते हैं। जैसा कि बार बार बोल रहा हूँ मैं कि वैस्कुलर डिमेंशिया में ब्रेन टिश्यू क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रक्शन। ब्रेन के टिश्यू, डिमेंशिया में ब्रेन के टिश्यू, ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम है क्रोनिक वाला, तो ब्रेन के टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो गए
तो भाई उसे री एजुकेशन प्रोग्राम देने का कोई मतलब नहीं है, उसको कैपेबिलिटी नहीं रही। अब डिमेंशिया इज यूजुअली अकर टूवर्ड्स द ओल्डर एज, जैसे जैसे ओल्डर एज की तरफ हम बढ़ते जाते हैं डिमेंशिया बढ़ता जाता है। उस स्टेज में री एजुकेशन प्रोग्राम डिमेंशिया में जब ब्रेन सेल ही डिस्ट्रक्शन हो गए तब कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये तो आंसर नहीं होगा। और ना ही कोई ग्रुप थेरेपी सेशन इन्वॉल्वमेंट, वो नहीं सीखेगा, उसके अंदर अब कैपेसिटी नहीं रही। कल डेफिनेशन बताई थी डिमेंशिया की, डिमेंशिया इज ए इम्पेयरमेंट ऑफ इंटेलेक्ट, पर्सनैलिटी एंड मेमोरी विदाउट कॉन्शियस इम्पेयरमेंट, इंटेलेक्चुअल लेवल, पर्सनैलिटी एंड मेमोरी। तो जब तीनों ही चीज़ गड़बड़ हो गई तो ग्रुप थेरेपी देने का कोई फ़ायदा नहीं है और एजुकेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है। बात तो लगभग सेम ही हो गई। अब बचे दो, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू एक्टिविटीज़, कोई फ़ायदा नहीं है नई एक्टिविटीज़ का, क्लाइंट कैपेबल होता ही नहीं है नई एक्टिविटी सीखने के। बार बार वही बात आ रही है, सीखना सीखना सीखना, और तीनों ही चीज़ में री एजुकेशन हो रही है। राइट आंसर इज, बस हम इतना कर सकते हैं कि अब सपोर्टिव केयर डेवलप करें जितना एज मच एज पॉसिबल। कल आया था क्वेश्चन, एज मच एज पॉसिबल एनवायरनमेंट को सिंपल रखें, चीज़ें उसे आसानी से मिल जाएं, याद हो जाएं, उसकी प्रोटेक्टिव, कभी गुस्सा भी आ जाता है उसे, सेल्फ हार्म का क्वेश्चन भी था कल के वीडियो में। तो सपोर्टिव केयर की ज़रूरत है और यही इसका सही आंसर है डिमेंशिया केस में। वापस बोल रहा हूँ, एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, ए नर्स इज असेसिंग ए क्लाइंट टू डिस्टिंग्विश। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सबसे पहले इस चीज़ पे फोकस कर लें क्वेश्चन पढ़ने से पहले। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, ठीक है। तो एक से ज़्यादा आंसर सही है। डिस्टिंग्विश करना है डिमेंशिया एंड डेलीरियम में, और ध्यान दें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच फैक्टर आर यूनिक टू डेलीरियम, विच फैक्टर आर यूनिक टू डेलीरियम। That means we have to find out the symptoms related with delirium. Select all that apply. Slurred speech, lability of mood, long-term memory loss, visual and tactile hallucination, insidious deterioration in cognition and fluctuating level of consciousness. कम से कम 30 सेकेंड दूंगा, एक एक करके आराम से सोचें कि कौन कौन से सिम्टम इनमें से डेलीरियम में दिखाई देते हैं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक एक करके सेलेक्ट करें कौन कौन से सिम्टम डेलीरियम में दिखाई देते हैं। सोचें और आंसर लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आंसर दें इस क्वेश्चन का, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि क्या चीज़ रिलेटेड है डेलीरियम से। शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट करते हैं। डेलीरियम जैसा कि हम जानते हैं कि एक अक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम के नाम से फेमस है। इसका दूसरा नाम है अक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम। तो क्योंकि ये बीमारी का दूसरा नाम ही अक्यूट ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम और ये अक्यूटली होती है, तो ये वाला आंसर तो हो गया गलत, जिसमें लिख रहा है इंसीडियस डिटेरियोरेशन, धीरे धीरे बढ़ता है डिटेरियोरेशन। भाई धीरे धीरे डिटेरियोरेशन तो डिमेंशिया में बढ़ता है, तो ये हो गया गलत। डेलीरियम के लिए एक बात और फेमस है कि डेलीरियम में इल्यूजन हेलुसिनेशन हो सकते हैं पर डिमेंशिया में नहीं। तो यानी डेलीरियम में विजुअल और टैक्टाइल हेलुसिनेशन हो सकते हैं। डी इज़ द राइट ऑप्शन। डेलीरियम में लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस, कहीं भी आपने डेलीरियम डिमेंशिया में लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस नहीं सुना होगा। दोनों में ही शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है, या मैं बोलूँ इसको सिंपल भाषा में
एंट्रोग्रेड अमनेजिया, एंटेरोग्रेड अमनेजिया देखने को मिलता है। हाल की चीज़ें भूल जाता है, पुराना उसे सब कुछ याद रहता है। छोटी छोटी मेमोरी भूल जाता है जो हाल में घटित होती हैं, पुराना उसे सब कुछ याद रहता है। मेरी बात ख़त्म नहीं हुई है, थोड़ा ध्यान से समझें। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है किसमें? डेलीरियम में भी और डिमेंशिया में भी। हालांकि डिमेंशिया में लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस भी हो सकता है, हालांकि डिमेंशिया में लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस भी हो सकता है। तो ये हो गया डिमेंशिया का फीचर, तो ये भी हो गया गलत, क्योंकि डेलीरियम में तो शॉर्ट टर्म होता है। ठीक है जी। लाइबिलिटी ऑफ मूड, मूड का बार बार चेंज होना, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद डिमेंशिया। डिमेंशिया में ब्रेन सेल डिस्ट्रक्शन क्रोनिक और सीवियर होने की वजह से मूड बार बार फ्लक्चुएट करता है डिमेंशिया में। ये भी हो गया गलत। और ये समझ में नहीं आया हो तो एक बात याद रखें कि क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस किस में प्रेजेंट होती है? डेलीरियम में। तो क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस किस में प्रेजेंट होती है? डेलीरियम में। तो ये हो गया डेलीरियम से रिलेटेड आंसर। और ये ऑप्शन समझ में नहीं आया होगा, ये मूड चेंज क्या है। तो क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस में तो बंदा सेमी कॉन्शियसनेस में पड़ा हुआ है, उसमें मूड चेंजेस बहुत ज़्यादा होने के चांसेस नहीं रहते। तो अस्थिर मूड डिमेंशिया का फीचर है, ना कि डेलीरियम का। तो ये भी हो गया गलत, ये हो गया सही। अब तक 2 सही हो गए, 3 गलत हो गए। स्लर्ड स्पीच तो होगी क्लाउडी ऑफ कॉन्शियसनेस की वजह से। तो ये आंसर भी हो गया सही, यानी राइट आंसर है A, D एंड F। और मॉसबी के अकॉर्डिंग 1, 4 एंड 6, 1, 4 एंड 6। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे एंड गुड लक।